गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो नहीं जानते, मेरा नाम नाजुम हसीन है एंड आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल एक वीडियो अपलोड की गई थी जहां पर CUET एग्जाम के पर्टेनिंग जो है आपके साथ एक डिस्कशन की गई थी जहां पे सिलेबस डिस्कस किया गया था। एंड सिंस यू ऑल नो, एक महीना रह गया है CUET के लिए, तो स्पार्क इंस्टीट्यूट का ये इनिशिएटिव है जहां पर हम एक फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स जो है लेकर आए हैं यूट्यूब पर। एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स के जो मॉड्यूल्स थे जो आपके हैं वो डिस्कस कर लिए गए थे कल। आज जो है मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो है विच इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ CUET एग्जाम, उसके बारे में डिस्कशन करूंगी, उसका सिलेबस डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ जो है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। राइट। तो 19 अप्रैल टू 19 मई जो है आपका ये क्रैश कोर्स चलेगा एंड हफ्ते में 3 दिन जो है आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। राइट। सो प्रीवियस ईयर में अगर आपने देखा हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो, पेपर्स देखे हो CUET के, CUET में 3 आपके मॉड्यूल्स आते हैं। पहला आपका आता है जनरल स्टडीज वाला मॉड्यूल जिसमें आपका रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, आपका जनरल स्टडीज का जो कंपोनेंट है, करंट अफेयर्स का कंपोनेंट कवर होता है। दूसरा कंपोनेंट आता है आपका कोर कंपोनेंट। राइट। और तीसरा आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें 40 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। और उन 40 क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे वाया लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर पेपर। पिछले साल का जो पेपर था उस पर एक नजर मारेंगे, देखेंगे 40 के 40 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड उस बेसिस पर जो है हम वैलिडेट करेंगे कि भाई जो सिलेबस हमें दिया गया है, क्या वो किस तरह से हमने उसकी प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सो दैट 40 में से 40 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए जा सके और सही तरीके से अटेम्प्ट किए जा सके। एक्यूरेसी जो है आपकी 100% रहनी चाहिए उस अटेम्प्टेशन में। सो ये जो है ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है जो CUET जो NTA ने जो दिया हुआ है। तो इस पे हम बाद में आते हैं, बाद में चर्चा करते हैं, बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है देख लेते हैं। राइट। हाँ जी। तो पहले जो है कॉम्प्रिहेंशन है, आपके 2 या 3 पैसेजेस जो है कॉम्प्रिहेंशन के दिए गए हैं। लेट अस स्टार्ट रीडिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन। द वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ फूड. By 2050, the world population may cross 10 billion people and they may not have enough food for themselves. It is a prediction by an American sociobiologist that goes viral on social media now and then. Some websites now have countdown clocks ticking towards the big bad hunger day. Scientists believe that the earth cannot feed more than 10 billion people. We are already 7.7 billion and counting. There are nutritionists, sociobiologists, economists, agriculture and climate scientists trying to figure out how to starve off global hunger. Stave off global hunger, sorry, not starve off, stave off global hunger. This is not to sound alarmist, but it does point to the inevitability that future generations will face one day. So finally, everything boils down to food, not sovereignty, structure, or superiority. One day, the person who has 2 square meals a day will be the king or the queen. But how? When 10 billion of us inhabit the world, there will be little space left. What with all the sea erosions and glacier melts to raise animals or crops? The animals would be the first to go as meat requires more energy to produce than any other food. If all the people were to become vegetarians, the food produced would be sufficient for not more than 10 billion people. And if you have the appetite and diet of the average American, it would not feed more than 2.5 billion people. The problem is upon us already, as we are told the world is fast losing the Earth's topsoil that has the highest amount of organic matter and microorganisms to help in germination. A third of the globe's topsoil is already gone, along with a shortage of water, energy, and land, and growing demand from the population. All this adds up to a global food crisis. Over 80 million people in Africa and Asia, meanwhile, face famine and depend on food doles to survive. We cannot look to the forests to forage for food because only 30 odd percent of the wild forest cover is left on earth. And in 25 years, much seafood will disappear.
There is only one solution: food conservation. Today, a third of the global food is wasted because of bad storage, transportation, preparation, and packaging, and sell by date issues. Supermarkets sell large portions of packaged food for profit, and much of it goes waste. Restaurants, to jack up prices, increase the portions of dishes, again leading to waste. In India, too, nearly 40% of food produced is wasted every year because of fragmented food systems and unsound supply chains. We also generate food waste in our homes. The COVID pandemic made us a bit more conscious of our food choices and reduced food waste. We must build on that and insist on calculated समथिंग. ये जो पेपर था पीडीएफ में था, पीडीएफ फॉर्मेट में जो है प्रोवाइड किया गया, तो पैसेज की जो लास्ट लाइन है वो कट गई है. बट ओवरऑल डिड यू गेट द एसेंस ऑफ द पैसेज? ये पैसेज जो है आपका बेसिकली, ये आपका पैसेज जो है एक फैक्चुअल पैसेज है. फैक्ट्स आपके प्रेजेंट कर रहा है, एक प्रॉब्लम के ऊपर जो है एक क्लियर पिक्चर डेवलप कर रहा है कि भाई आने वाले सालों में फूड शॉर्टेज जो है होने वाली है, चाहे वो आपका मीट ईटिंग वाले आपकी पॉपुलेशन है उनके लिए या फिर आपकी वेजिटेरियंस की पॉपुलेशन के लिए. राइट. अफ्रीका की प्रॉब्लम डिस्कस करता है, एशिया की प्रॉब्लम डिस्कस करता है, इंडिया की प्रॉब्लम डिस्कस करता है, बताता है कि सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आने वाले हैं आपकी फूड सप्लाई में. राइट. किस तरह से वेस्टेज एंड आपका जो है उसको डिस्कस करता है. सो बेसिकली दिस पैसेज इज अ फैक्चुअल पैसेज विच इज डिस्कसिंग फूड शॉर्टेज एंड फूड द ग्लोबल फूड क्राइसिस इन शॉर्ट. तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं किस प्रकार से पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. Select the correct answer from the options given below to fill in the blank. According to the passage, dash will be a king or queen one day. पैसेज के अनुसार डैश जो है राजा होगा या रानी होगी एक दिन. कौन? Someone superior in knowledge, someone with power, someone with high stature, someone who has sufficient food to feed himself or herself. Okay, before we begin this, नीचे जो आंसर गिवन बाय कैंडिडेट लिखा है प्लीज उसको रेफर मत करना. दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. बहुत सारे आंसर्स जो है इस कैंडिडेट ने गलत भी भरे हैं, तो उसको क्राइटेरिया लेकर मत चलिएगा. राइट. तो पैसेज के अकॉर्डिंग कौन राजा या रानी होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा, जो बहुत ही विद्वान होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होगी. राइट. एक ऐसा व्यक्ति जो पोजीशन में बहुत हाई होगा, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए जो है सफिशिएंट फूड होगा, अपना पेट भरने के लिए इनफ खाना होगा. तो अगर आप पैसेज में वापस जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है वन डे द पर्सन हु हैज 2 स्क्वायर मील्स अ डे विल बी द किंग और क्वीन. तो एक ऐसा इंसान जो भरपेट 2 वक्त का खाना खा रहा है वो राजा या रानी होगा. तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक. Losing the Earth's topsoil is alarming as अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है, हमारे सॉइल का, हमारी मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा है, अगर हम वो खो देते हैं तो वो क्यों एक बड़ा इशू है, वो अलार्मिंग क्यों है? इट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. क्या उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है आपका? इट हैज अ लॉट ऑफ वाटर इन इट. उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है. इट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसमें जो है आपके जीव जंतु जो है जो सॉइल प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं. इट इज नॉट फर्टाइल. वो जो है फर्टाइल नहीं होता, बंजर होता है. इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन. वो जो है सीड्स को जो है ग्रो करने में हेल्प करता है. अगेन इफ वी रेफर बैक टू द पैसेज, जो सेकेंड पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट लाइन ही है, The problem is upon us already, as we are told the world is fast losing the Earth's topsoil that has the highest amount of organic matter and microorganisms to help in germination. So topsoil में highest amount of organic matter है और microorganisms है जो कि दोनों मिलकर germination में help करते हैं. तो topsoil lose करने से क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर भी चला जाएगा और आपके बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चले जाएंगे. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर ए भी है और सी भी है और आपका ई भी है. क्यों है अलार्मिंग? लूजिंग द अर्थ टॉप सॉइल इज अलार्मिंग एज इट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, it has the highest amount of microorganisms and it helps in germination. ये तीनों चीजें जो है यहाँ पर important हैं, तो इसका आंसर सी होगा. राइट.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following does not contribute to global food crisis? इनमें से कौन सा रीजन है जो ग्लोबल फूड क्राइसिस में, ग्लोबल फूड शॉर्टेज में कंट्रीब्यूट नहीं करता? अर्थ का टॉप सॉइल जो है लूज होना? नहीं, ये तो हमने पढ़ा अभी, टॉप सॉइल लूज हो जाएगा तो ग्लोबल फूड क्राइसिस होगा। शॉर्टेज ऑफ वाटर, एनर्जी एंड लैंड, growing demand from the population, people becoming vegetarians. शॉर्टेज ऑफ वाटर, एनर्जी और लैंड जो है अगेन ग्लोबल फूड क्राइसिस को कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि पानी कम है, एनर्जी कम है, जमीन कम है, तो आप खाना कहाँ पर जो है उगाओगे, खाना कैसे उगाओगे? अगेन ये गलत हो जाता है। ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम द पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो खाना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम पड़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली हंगर का इशू, माल न्यूट्रिशन का इशू बढ़ता जा रहा है। अगेन ये गलत है। पीपल बिकमिंग वेजिटेरियंस, वेजिटेरियन बिकम करना ऑप्शन नहीं है, बिकमिंग वेजिटेरियन इज नॉट एन ऑप्शन। जहां पर आपके जब लैंड कम हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, भाई धरती जो है सिर्फ 10 बिलियन लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऊपर ये पैसेज में डिस्कस किया गया है, राइट? तो जब वो सिर्फ 10 बिलियन के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10 की जगह 12 या 13 बिलियन अगर हो गए या 14 बिलियन हो गए, तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, चाहे आप वेजिटेरियंस हो, चाहे आप मीट ईटिंग पॉपुलेशन हो, राइट? सो इसका ऑप्शन है डी, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct answer from options given below to fill in the blanks. According to the passage, the only solution to tackle global food crisis is, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन है कि हम ग्लोबल फूड क्राइसिस को टैकल कर सके, उसके लिए क्या रेजोल्यूशन हमें है? मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स, कॉन्जर्वेशन ऑफ फूड या एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स? क्या हम ज्यादा फूड आइटम्स प्रोड्यूस करें, क्या एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करें, कंजर्व करें अपनी फूड आइटम्स को, या फिर एक्सपोर्ट करें? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तो बात ही नहीं करी है पैसेज में। अगर आपको याद हो, यहाँ पर जो लास्ट पोर्शन है इधर पैसेज का, यहाँ पर हमने फूड कॉन्जर्वेशन की बात की थी। There is only one solution and that is food conservation. तो उस क्वेश्चन का आंसर है conservation of food, right? Moving on to the next question. Select the correct answer from the options given below. What are the reasons behind the huge food waste in India as suggested in the passage? इंडिया में जो आपकी फूड वेस्टेज हो रही है, जो खाना जो है व्यर्थ किया जा रहा है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या रीजंस है उसके पीछे? हायर फूड कंजम्पशन, ज्यादा खाना खाते हैं, फूड अबंडेंस, बहुत ज्यादा खाना है हमारे पास, फ्रैगमेंटेड फूड सिस्टम, हमारा जो फूड सिस्टम है वो बटा हुआ है, कैलकुलेटेड परचेजिंग, हम बड़ा सोच समझ के जो है खाना परचेज करते हैं, अनसाउंड सप्लाई चेन, आपकी जो सप्लाई चेन है फार्मर से लेकर, आपके फार्म से लेकर एंड कंज्यूमर तक, वो जो है आपकी रिलायबल नहीं है, वो आपकी एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड नहीं है। तो इफ वी गो बैक टू द पैसेज, जो आपकी लास्ट की कुछ लाइंस थी, अगर आप देखें यहाँ पर, कहाँ गया? Today, a third of the global food is wasted because of bad storage, transportation, preparation and packaging, and sell-by-date issues. Supermarkets sell large portions of packaged food for profit and much of it goes waste. Restaurants who jack up prices increase the portions of dishes, again leading to waste. Right? In India, अब India specific problem यहाँ से start होती है. 2. Nearly 40% of food produced is wasted every year because of फ्रैगमेंटेड फूड सिस्टम्स एंड अनसाउंड सप्लाई चेन्स। तो दो रीजंस क्या है? आपका फूड सिस्टम जो है वो फ्रैगमेंटेड है, बटा हुआ है, आपका जो फूड सिस्टम बटा हुआ है, और आपकी जो सप्लाई चेन है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर, वो साउंड नहीं है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है, इट इज नॉट एफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका फ्रैगमेंटेड फूड सिस्टम एंड अनसाउंड सप्लाई चेन, सी एंड ई ओनली, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct answer from the options given below. What mindset change has been suggested by the author in the passage? कौन सा mindset change जो है हमें आपके author ने passage में suggest किया है? From food scarcity mode to food abundance, from food consumption mode to food storage, from food abundance mode to food security, from food packaging mode to food transportation. क्या हमें scarcity से abundance की तरफ जाना है? क्या हमें consumption से storage की तरफ जाना है? क्या हमें abundance से security की तरफ जाना है?
और क्या हमें पैकिंग से ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना है? हमें जाना है अबंडेंस से सिक्योरिटी की तरफ। खाना बहुत है लेकिन उसको हम वेस्टफुली कंज्यूम कर रहे हैं। अबंडेंट है हमारा खाना, 40% आपका वेस्ट हो रहा है, 1/3 आपका वेस्ट हो रहा है, रेस्टोरेंट्स में, सुपरमार्केट्स में, हर जगह पे वेस्ट हो रहा है। तो हमने अबंडेंस से सिक्योरिटी की तरफ जाना है, फूड सिक्योरिटी, ताकि हर किसी को जो है भरपेट खाना खाने के लिए मिल सके। तो माइंडसेट चेंज जो सजेस्ट किया है वो अबंडेंस टू फूड सिक्योरिटी है। जो वो पोर्शन था पैसेज का वो कट गया है। दैट इज वाई इसका आंसर माइट भी काफी सारे आप में से आप लोगों को पता ना लगा हो, बट जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे, किस तरह से अप्रोच करना होता है, किस तरह से टैकल करना होता है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे वो। बिकॉज पीडीएफ फॉर्मेट में ये फाइल मिली थी और तो उस वजह से थोड़ा सा पोर्शन जो है पैसेज का वो कट गया था। सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। ओके, तो दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको एक फैक्चुअल पैसेज दिया गया था, जहां पे आपको एक प्रॉब्लम ली गई थी, उसको होली सोली जो है डिस्कस किया गया था फैक्ट्स के साथ कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मुद्दा है, ये इशू है, इसका ये रेजोल्यूशन है। दैट्स इट। अब दूसरा भी आपका पैसेज है, इसको पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन इन द एंड। Premchand, one of India's most highly acclaimed short story writers, lived near Varanasi and wrote about the villages of eastern Uttar Pradesh during the independence movement. While I was writing these stories, I met a journalist in Varanasi, and during what I thought was an informal conversation, I mentioned that I was a great admirer of the legendary Munshi Premchand. Although at the same time, I made it clear that I could not aspire to his greatness. Within hours, there was a story on the United News of India wire, which reaches the remotest corners of the country, saying Mark Tully aims to be the modern Premchand. That prompted an editorial in an August daily headline, Munshi Mark Tully ji. Fortunately, the daily did say that I had confessed my limitations. The editorial ended with the hope that Munshi Tuli ji's modern Decameron will mirror the emergence of new forces with their impact on traditional lifestyles and democracy itself. I do not know whether the Daily will judge these stories to live up to its expectations, but it is true to say that I also chose Eastern Uttar Pradesh because I wanted to write stories about the impact on traditional village life of the changes taking place in India. I felt that too many changes had already taken place in Western Uttar Pradesh, which has been heavily influenced by the prosperity and modernity of Delhi. Not enough change has taken place in Bihar to the east. In the villages and towns where I looked for my stories, I found the old ways still surviving, but the modern coming in fast. तो अगर आप ये पैसेज देखें, ये पैसेज में कुछ फैक्चुअल नहीं है, ये पैसेज बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है, ये एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, एक नैरेटिव पैसेज है, जहां पर बेसिकली आपको अपनी कंक्लूजन्स, अपनी इन्फरेंसेस और अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी को लाना पड़ेगा, कॉम्प्रीहेंशन को लेकर आना पड़ेगा कि आप कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, कि क्या आप इसका निचोड़ निकाल पा रहे हो कि बोलना क्या चाह रहा है ऑथर। तो ये बेसिकली मार्क ट्यूली ने लिखा है और वो बताते हैं कि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को इंट्रोड्यूस किया पहले, फिर बताया कि किस तरह से वो मुंशी प्रेमचंद की तरह कहानियां लिखना चाहते थे। और उन्होंने एक बार जब किसी से बात करी इस बारे में, तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है एक एडिटोरियल आ गया कि कैसे वो प्रेमचंद जी की तरह बनना चाहते थे। और उनका कहना है कि मैंने भी प्रेमचंद की तरह ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है आपका, वाराणसी, कानपुर, बिहार, ये सब वाली जो बेल्ट है, इसको, इलाहाबाद वाली बेल्ट जो है, प्रयागराज वाली बेल्ट, इसको चूज किया अपनी कहानियां लिखने के लिए। क्योंकि अगर हम इसको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के साथ कंपेयर करें तो अभी भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। ऑल्दो मॉडर्निटी आ रही है बहुत, लेकिन एज कम्पेयर टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बहुत कम आ रही है। सो दैट वाज द एसेंस ऑफ दिस पैसेज। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। Select the correct answer from the options given below to fill in the blank. The passage depicts that the narrator is a great admirer of. Passage depict करता है कि narrator किसका great admirer है, किसको admire कर रहा है, प्रेमचंद जी को admire कर रहा है। ये तो हमने पढ़ लिया है, तो सबको समझ याद होगा, right? Next question. Select the correct answer from the options given below. Why did the narrator choose? Why did the narrator यहाँ पे choose होना चाहिए था, chose नहीं choose। जब आपने
डिड लगा दे तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो जब हम टेंसेस पढ़ेंगे इस चीज को और अच्छे से क्लियर करेंगे। आप कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म्स एक साथ इकट्ठी, आप आई डिड नॉट ईटन नहीं बोलते हो, आई डिड नॉट एट नहीं बोलते हो, आई डिड ईट बोलते हो, मैं खा चुकी थी, आई डिड ईट मैंने खा लिया था, राइट। तो यहाँ पर अगेन चोज नहीं आना था, यहाँ पे चूज आना था। सो क्वेश्चन क्या है, why did the narrator choose to write about the villages in ईस्टर्न उत्तर प्रदेश? आपके नरेटर ने, जो आपके नरेटर जो कहानी बता रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के विलेजेस के बारे में क्यों लिखना चाहा? He wanted to criticize the people of the place. Munshi Maktuli inspired him to go there. He was greatly influenced by the prosperity and modernity of India. He wanted to write stories about the impact of changing India on traditional village life. तो दिस इज प्रिटी क्लियर, वो क्यों लिखना चाह रहा था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पर पैसेज में लिखा हुआ है, but it is true to say that I also chose Eastern Uttar Pradesh because I wanted to write stories about the impact on traditional village life of the changes taking place in India. आंसर आपका पैसेज में आपके बिल्कुल सामने है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ना है और उसको कॉम्प्रिहेंड करना है कि क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछ क्या रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई वो स्टोरीज लिखना चाहते थे कि चेंजिंग इंडिया में जहां पे मॉडर्निटी और प्रॉस्पेरिटी आ रही है उसका ट्रेडिशनल विलेज लाइफ पर क्या इम्पैक्ट रहा है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक। Premchand, one of India's most highly acclaimed short story writers, wrote about dash. किसके बारे में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी? जिसके बारे में आपका ऑथर लिखना चाहता है, नरेटर लिखना चाहता है, द विलेजेस ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। उन्होंने ना न्यू दिल्ली के बारे में लिखा था, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के बारे में भी नहीं लिखा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं लिखा। वो वाराणसी के आसपास ही रहते थे और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो विलेजेस हैं उसके बारे में लिखते थे। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। Select the correct answer from the options given below to fill in the blank. The editorial of an August daily newspaper hoped that, यहाँ पर August daily newspaper का क्या मतलब है पहले तो ये बताइए। August का मतलब होता है जाना माना, नामी गिनामी डेली न्यूज़पेपर था। अगर इसको ऐसे लिखा जाता, कैपिटल ए के साथ लिखा जाता, तब ये महीना अगस्त होता, अगस्त मंथ की बात हो रही होती, बट बिकॉज स्मॉल ए के साथ लिखा गया है, यहाँ पर इसका मतलब है नामी गिनामी, जाना माना, वेल नोन, रिनाउंड, राइट, famous. So the editorial of an August daily newspaper hoped that dash Mark Tully will mirror the emergence of new forces with their impact on traditional lifestyle. Someday he would be referred as Munshi Mark Tully. He would become a journalist in Varanasi. Premchand would confess his limitations. अब August daily newspaper ने क्या hope किया था? Let's see क्या hope किया था. Let's go back to the passage. The editorial ended with the hope that Munshi Tuliji's modern Decameron will mirror the emergence of new forces with their impact on traditional lifestyles and democracy itself. तो उन्होंने क्या होप किया था? ये होप किया था कि भाई जो टूली जी हैं वो जो है जो नए फोर्सेस आ रहे थे प्रॉस्पेरिटी और मॉडर्निटी के, जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट कर रहे थे, उसमें वो जो है वो मिरर कर सके, उनका जो लिखना है, जो वो लिख रहे हैं वो उस चीज को कैप्चर कर सके, उसकी एसेंस बता सके। सो इसका आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए है इसका आंसर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct answer from the options given below to fill in the blank. Uttar Pradesh was slightly influenced by the dash. उत्तर प्रदेश स्लाइटली इन्फ्लुएंस हुआ है, उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है, किस चीज का? इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, लिमिटेशंस ऑफ मार्क ट्यूली का, ट्रेडिशनल विलेज लाइफस्टाइल का, या प्रॉस्पेरिटी एंड मॉडर्निटी ऑफ दिल्ली का? देख लेते हैं फिर से, गोइंग बैक टू द पैसेज। I felt that too many changes had already taken place in Western Uttar Pradesh, which has been heavily influenced by the prosperity and modernity of Delhi. तो किससे इम्पैक्ट हुआ है? प्रॉस्पेरिटी और मॉडर्निटी से इम्पैक्ट हुआ है दिल्ली की। लेकिन यहाँ पर मेरा जो सवाल है, यहाँ पर स्लाइटली नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर हेवीली आना चाहिए था।
स्लाइटली इज द ऑपोजिट ऑफ हेवीली. स्लाइटली होता है बहुत कम मात्रा में, हेवीली होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, राइट. तो पैसेज में हेवीली का इस्तेमाल किया गया है, तो स्लाइटली जब उसका ऑपोजिट है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है. बट यहाँ पर इसका आंसर डी है. इंडिपेंडेंस मूवमेंट से स्लाइटली इन्फ्लुएंस नहीं था, प्रॉस्पेरिटी और मॉडर्निटी ऑफ दिल्ली से स्लाइटली इन्फ्लुएंस था. ये सवाल में जो है थोड़ी बहुत गलती है, राइट. Select the correct answer from the options given below. What is common between Mark Tully and Munshi Premchand? Both of them were fond of reading United News. Both of them confessed their limitations. Both of them chose to write about Eastern Uttar Pradesh. Both shifted from Bihar to the West. Baba, both of them chose to write about Eastern Uttar Pradesh. Right? ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा. ये जो सेकंड लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट. आई ऑल्सो, मैं भी, वो भी, मार्क ट्यूली भी जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में लिख रहे हैं. ठीक है. सो दैट वाज द सेकंड पैसेज. और अब ये तीसरा पैसेज आता है, पढ़ लेते हैं. माई ग्रैंड मदर कृष्टका never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she would repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. So more than anybody else, she was one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. तो बेसिकली यहाँ पर ये अगेन एक नैरेटिव है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो है किसी ने अपना डिस्क्राइब किया है कि कैसे हर वेंसडे अपनी ग्रैंड मदर को वो कहानी पढ़कर सुनाते थे. और वो ग्रैंड मदर, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, खुद पढ़ नहीं पाती, तो इस वजह से वो उनसे अपने ग्रैंड चाइल्ड से कहानी सुनते थे. कभी काशी नहीं गए, वाराणसी नहीं गए, और क्योंकि वाराणसी नहीं गए फिर भी वो जो नॉवल जो कहानी वो पढ़ के उनको सुनाते थे, वो कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट थे, जो लीड एक्टर थे, जिसके बारे में वो कहानी, जिसकी ऊपर वो कहानी आधारित थी, जिसके बारे में वो लिखी गई थी, उनके साथ वो बहुत ज्यादा एसोसिएट करते थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, राइट. और कहानी सुनने के बाद हर बार अपने आप से वो जो है उस कहानी को रिपीट करते थे, टेक्स्ट को रिपीट करते थे, याद करते थे. तो क्वेश्चंस देख लेते हैं. द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड बिकॉज, जो ग्रैंड मदर थी वो क्यों नहीं पढ़ पाती थी? क्योंकि वो कभी स्कूल गए ही नहीं थी. आंसर सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following words does indicate the grandmother's state of mind during the story narrator session? स्टोरी नैरेटर सेशन नहीं होगा, स्टोरी नरेशन सेशन होगा. स्टोरी सुनाते हुए, नरेटर जो होता है वो सुनाने वाला होता है, तो स्टोरी नरेशन सेशन, स्टोरी जब सुनाई जा रही है उसका सेशन. डिसइंटरेस्टेड, वरिड, अब्सॉर्ब या डिस्ट्रैक्टेड. डिसइंटरेस्टेड होता है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना, बिल्कुल ठीक है जो हो रहा होने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिस्ट्रैक्टेड होता है आपकी अटेंशन भटक रही है. वरिड होता है चिंतित. तो ये तीनों शब्द गलत हो जाते हैं, दोनों तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं. एज पर द पैसेज वो बहुत ज्यादा उसमें घुस जाती थी, बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेती थी, बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाती थी. तो सही आंसर है ऑप्शन सी. Which of the following word does not fit to the grandmother's attitude towards the novel's protagonist? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो ग्रैंडमदर का जो एटीट्यूड था कहानी के प्रोटैगनिस्ट को लेकर, कहानी की जो लीड एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर, उसके साथ फिट नहीं होता, उसका सही नहीं बैठता? इंटरेस्टेड, सिंपथेटिक, एम्पथेटिक, क्यूरियस. इंटरेस्टेड होता है उनमें रुचि लेना, किसी चीज में रुचि लेना. सिंपथेटिक, उसके साथ तरस खाना, उसके ऊपर तरस खाना कि हाय बेचारी के साथ बड़ा बुरा हुआ. एम्पथेटिक, फील करना जो अगला फील कर रहा है, एम्पथी दिखाना. क्यूरियस, बड़े ज्यादा क्यूरियस हो जाना कि भाई आगे कहानी में क्या होगा. तो वो इंटरेस्टेड भी थे, वो एम्पैथेटिक भी थी, क्योंकि वो खुद कहती थी कि भाई उसकी कहानी जो है उस प्रोटैगनिस्ट की कहानी के साथ मिलती है, वो एसोसिएट कर पा रही है. और क्यूरियस, हर वेंसडे वो वेट करती थी कि कब उस कहानी का अगला पार्ट है और मैं कहानी में आगे बढ़ू कि कहानी में आगे क्या हो रहा है. तो वो तीनों चीजें थी, वो सिर्फ सिंपैथेटिक नहीं थी, वो उसके साथ उसको जो है दया नहीं दिखाती थी, दया नहीं थी उनके मन में उस प्रोटैगनिस्ट के लिए. इंटरेस्ट था, क्यूरियस थी और एम्पथी थी. ठीक है, क्यूरियोसिटी थी, एम्पथी थी और इंटरेस्ट था, राइट. What is the style of the given passage? Poetic, narrative, dramatic, reflexive. Poetic होता है पोइट्री वाला,
वो तो नहीं है। नैरेटिव होता है जहाँ पे आप नरेट कर रहे हो, एक कहानी सुना रहे हो, नैरेटिव तो है। ड्रामेटिक होता है जहाँ पे आप ड्रामा दिखा रहे हो, एक किसी एक्ट का, किसी ड्रामेटिक प्ले को उठाकर आप उसको दिखा रहे हो। और रिफ्लेक्सिव होता है जहां पर बेसिकली आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हो और उस एक्सपीरियंस के साथ कुछ ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ ना कुछ आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ सार निकाल कर, कुछ कंक्लूजन निकाल कर, कुछ रिफ्लेक्शन निकाल, कुछ इंट्रोस्पेक्शन लेकर आ रहे हो कि भाई मुझे लगता है ये मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन इस एक्सपीरियंस से मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, किस तरह से बेटर हैंडल किया जा सकता था। तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी ही एक्शंस के ऊपर। तो इस पैसेज में रिफ्लेक्ट तो नहीं किया जा रहा, सिंपली बताया जा रहा है कि ग्रैंड माँ थी, कहानी सुनती थी, बस ऐसा। तो दिस इज योर नैरेटिव पैसेज। ठीक है, इट्स अ नैरेटिव पैसेज। From the given concept, we infer that the grandmother was, गिवन कॉन्सेप्ट जो आपको पैसेज दिया गया उससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रैंडमदर जो थी वो क्यूरियस थी, इंडिफरेंट थी, हेल्पफुल थी, कंपैशनेट थी। वो क्यूरियस थी, वो जानने की इच्छा रखती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस, शी वॉज वेरी थर्स्टी फॉर नॉलेज, शी वॉन्टेड टू नो कि क्या हो रहा है। तो हमेशा हर हफ्ते जो है वो वेट करती थी उस कहानी के आने का। राइट, इंडिफरेंट होता है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हेल्पफुल होता है मदद करना किसी की, किसी के मतलब गोइंग ऑल आउट ऑफ द वे टू हेल्प समबडी। कंपैशनेट होता है किसी की तरफ कंपैशन दिखाना, एक प्यार की भावना दिखाना, दिखाना कि भाई मतलब उसके साथ फीलिंग्स दिखाना। तो उन तीनों में से जो है ये कुछ नहीं थी, वो क्यूरियस थी पैसेज के अकॉर्डिंग। बाकी तीन भी हो सकती हैं, अगर पैसेज आगे जाता तो हम मे बी ये तीन जो है इनको भी स्टैब्लिश करते कैरेक्टरिस्टिक्स को, बट जितना हमें दिया गया उसमें से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि वो क्यूरियस है। राइट। फॉर स्टोरी नरेशन द नरेटर चोज, स्टोरी को नरेट करने के लिए नरेटर ने क्या चूज किया था? नरेटर ने मैगजीन चूज करी थी। यहां पर देखिए, मैगजीन चूज करी थी। राइट। आंसर सी। ओके, सो दैट वाज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू पैसेज। आई होप कोई डाउट नहीं है, अगर कोई है भी है तो जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस पर आएंगे वहां पर हम उसको और डिटेल में जो है बेटर तरीके से जो है डिस्कस करेंगे। राइट। एक जस्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, सो दैट हम वैलिडेट कर सके कि जो सिलेबस में दिया है और जो पेपर में पूछा जाता है क्या वो सेम है, या सिलेबस ऐसे ही है, रिडंडेंट है और पेपर में वो अपनी मर्जी से पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे गलत लिखा है, चोज लिखा है, यहाँ पे चूज होना चाहिए था। मैं पेपर में ही ग्रामेटिकल एरर्स निकाल रही हूँ, वाह। ओके, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, आपकी वर्बल एबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चंस। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, तो कह रहा है नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी सिनोनिम जो है आपने ढूंढना है। His predictions are based on some erroneous assumption. उसने जो predictions करी हैं वो किसी गलत assumption पर बेस है। erroneous का क्या मतलब होता है? गलत। राइट right? तो यहां पर अगर आप देखें ऑप्शंस क्या है? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होता है एकदम सही, इनकरेक्ट होता है गलत, लॉजिकल होता है अगेन इन्फ्रेंस से ड्रॉ करके आप कोई रीजनेबल जो है चीज दे रहे हो, और कंफर्म्ड होता है एकदम सही, बिल्कुल 100% कंफर्म। तो एग्जैक्ट, लॉजिकल और कंफर्म्ड जो है ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के। दीज कैन नॉट बी द आंसर। हमें नियरेस्ट इन मीनिंग डालना है, एरनस का नियरेस्ट इन मीनिंग है इनकरेक्ट। तो उसने उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो किसी इनकरेक्ट अजम्पशंस पर, रॉन्ग अजम्पशंस पर बेस्ड हैं, गलत अजम्पशंस पर बेस्ड हैं। तो इसका आंसर होगा इनकरेक्ट। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the word with same or similar meaning to the underlined word. Again, synonym बताना है। She is articulate in her conversation. वो जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी कॉन्वर्सेशन में अपने थॉट को जो है पुट फॉरवर्ड करती है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉर्मुलेट करना और पुट फॉरवर्ड करना, सही शब्दों का इस्तेमाल कर कर, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो अपनी बात किसी के सामने रखना। राइट। तो हो गया, क्या हो गया? बोलने में बहुत अच्छी है।
सार क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या है? बेसिकली अगर बोला जाए लेमैन टर्म में, शी इज वेरी गुड एट स्पीकिंग। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एलिक्वेंट, हेजिटेंट, सबमिसिव, इनसिग्निफिकेंट। ये जो आपके तीन ऑप्शंस हैं, हेजिटेंट, सबमिसिव और इनसिग्निफिकेंट, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। हेजिटेंट होता है हिचकिचाना, सबमिसिव होता है चुप रहना, सबड्यू हो जाना, इनसिग्निफिकेंट होता है ऑफ नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज की कोई उस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि भाई वो बहुत अच्छे से बोलती है, तो वो जो अच्छा है शब्द यहाँ पर बेसिकली आर्टिकुलेट का सिमिलर मीनिंग है एलिक्वेंट, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है अपनी बात को। एलिक्वेंस बोलने में बहुत एक अच्छी आर्टिकुलेशन है, एलिक्वेंस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगेन आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लिस्ट वन में और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं लिस्ट टू में, तो आपने जो है उनके मीनिंग्स के साथ उसको मैच करना है। परपेचुअल का क्या मतलब होता है? परपेचुअल का मतलब होता है समथिंग विच कंटिन्यूज फॉर एवर। ये वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत बार यूज किया जाता है। सो परपेचुअल A3। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार होता है कि हमें चारों वर्ड्स जो है उनका मीनिंग नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक का, एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए का 3 हमें पता है आंसर, तो यहाँ पर देखिए A3 के साथ कहाँ कहाँ पे मैच्ड है, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। ओके, ठीक है। और दोनों ऑप्शन में बी का उन्होंने 4 बताया है। हेयर से क्या होता है? गॉसिप। हेयर से होता है गॉसिप। परयूज और एक्सटॉल बचा, परयूज और एक्सटॉल बचा, तो यहां पर आप मुझे बताइए परयूज का क्या मतलब होता है और एक्सटॉल का क्या मतलब होता है? हु विल टेल मी इसका क्या सही आंसर है, सी है कि डी है? इसका आंसर है एक्सटॉल। जो होता है बेसिकली एग्जामिन विद अटेंशन होता है, और परयूज होता है ग्लोरीफाई करना किसी चीज को, ग्लोरीफाइंग समथिंग इज परयूज। तो इसका आंसर है सी, सही आंसर है सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिनोनिम बताना है सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड का। आई रिलक्टेंटली अग्री टू प्ले विद माई सन। मैंने झिझक के, जो है रिलक्टेंस के साथ, झिझकना मतलब मेरा मन नहीं था बट फिर भी मैंने बिना मन के बेमन जो है मान लिया कि चल मैं अपने बेटे के साथ खेलूंगा या खेलूंगी। तो यहाँ पर अनविलिंगली, रेडीली, हैप्पीली, रिलेटिवली। सिंपलर क्वेश्चन है, रेडीली, हैप्पीली, रिलेटिवली तीनों का एक ही मतलब होता है। रेडीली होता है हाँ जी सदके, हाँ मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, आई रेडीली अग्री टू प्ले, अरे मैं आई वाज ओवर एंथुसियास्टिक टू प्ले विद माय सन। हैप्पीली, खुशी खुशी। रिलेटिवली, यहाँ पे फिट ही नहीं होता ये वर्ड, राइट। रिलेटिवली अग्री टू प्ले विद माय सन, रिलेटिवली हो गया एक तरह का एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। अनविलिंगली, मेरा मन नहीं था, अनविलिंगली मेरी उसमें सहमति नहीं थी, मेरी उसमें रजामंदी नहीं थी, फिर भी मैंने अनविलिंगली आई एग्री टू प्ले विद माय सन। यहाँ पे अनविलिंगली इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्रैजिक शब्द का एंटोनिम बताइए। एंटोनिम वर्ड हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। सो टेरिबल, कॉमिक, ट्रेजेडी, टेरिफिक। यहाँ पर सामने पता लग रहा है टेरिबल होता है बुरा, ट्रेजेडी होता है बुरा, टेरिफिक होता है जबरदस्त। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है ट्रैजिक का। ट्रैजिक अगेन एक क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है, बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद है। तो दुखद का ऑपोजिट क्या होता है, समथिंग जहां पे आप हंस रहे हो, समथिंग विच इज वेरी हैप्पी। सो इसका सही आंसर होगा कॉमिक, ना ही टेरिबल, ना ही ट्रेजेडी, ना ही टेरिफिक। ट्रैजिक का ऑपोजिट है कॉमिक, ठीक है। अगेन एंटोनिम बताना है किसका, ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट होता है आर पार आप जिस चीज के देख सकते हो, बिल्कुल साफ सुथरा। तो क्लियर ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम है। लूसिड, लूसिड अगेन इज समथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत क्लैरिटी के साथ इसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो अगेन ये नहीं हो सकता। ओपेक या ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट है कि थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। तो बेसिकली ऑपोजिट क्या है, ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल साफ दिखना, ओपेक होता है बिल्कुल कुछ नहीं दिखना, पार का नहीं दिख रहा। तो अगर मैं अपने सामने एक शीशा लगा लूंगी, एक ग्लास विंडो लगा लूंगी, तो मुझे पार का दिखाई दे रहा है, तो वो विंडो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर मैं दीवार रख लूंगी अपने सामने, तो वो दीवार ओपेक है, मैं दूसरी तरफ का नहीं देख पाऊंगी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एंटोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का। वेजिटेबल्स आर प्लेंटिफुल सोर्सेज ऑफ विटामिन्स।
वेजिटेबल्स जो है उनमें बहुत ज्यादा वाइटामिन होते हैं, प्लेंटिफुल, बहुत ज्यादा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बहुत कम। रिच क्या होता है? बहुत ज्यादा। ह्यूज क्या होता है? बहुत बड़ा। ऑपुलेंट भी जो है बहुत बड़ा होता है। तो ये तीनों जो है गलत हो जाते हैं, पीछे बचता है स्पार्स। स्पार्स होता है बहुत कम। तो स्पार्स जो है, वेजिटेबल्स आर स्पार्स सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स। यहाँ पर स्पार्स जो है आपका प्लेंटिफुल का ऑपोजिट है, एंटोनिम है, राइट। अगेन, लिस्ट वन में आपने मैच करना है उनके एंटोनिम्स से लिस्ट टू में। अब यहाँ पे सिनोनिम्स नहीं है, मीनिंग्स नहीं है, एंटोनिम्स है। अप्रोच्ड, अलाइव, अटेंशन, एडवांस। इसमें से सबसे आसान क्या है? अलाइव। अलाइव होता है जिंदा, और जिंदा का ऑपोजिट क्या होता है? मुर्दा, डिसीज, मर गया, राइट। जिंदा इज मुर्दा, इसका ऑप्शन होता है डिसीज। तो बी का थ्री, अगेन एलिमिनेशन टेक्निक अगर लगाएंगे, बी का थ्री कहाँ दिखाई दे रहा है? बी का थ्री मुझे ए और बी में दिखाई दे रहा है, तो सी और डी नहीं होंगे। फिर आता है अटेंशन देना, किसी को, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। ध्यान देने का ऑपोजिट क्या होता है? किसी पर ध्यान नहीं देना, किसी को निग्लेक्ट करना, किसी को अवॉइड करना। तो सी का क्या ऑप्शन हो जाएगा? निग्लेक्ट, वन। अब सी वन कहां पर है? बी ऑप्शन में। तो बिना सोचे, बिना बाकी दो वर्ड्स के ऊपर ध्यान दिए, आप जो है बी ऑप्शन मार्क कर सकते हो कि भाई बी इसका करेक्ट आंसर है। ए होता है अप्रोच, अप्रोच है किसी के पास जाना। रिसीड होता है उससे दूर जाना, पीछे जाना, राइट। एडवांस होता है आगे जाना, रिट्रीट होता है पीछे आना। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन बी। Moving on to the next question, idioms and phrases, vocabulary based question again. चूज द सुटेबल इडियम और फ्रेज फॉर द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आपको मीनिंग दिया गया है और वो आपसे कह रहे हैं कि भाई फ्रेज या इडियम बताइए जो इसको डिस्क्राइब करेगा। टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। तो क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? मेक एंड्स मीट, फेस द म्यूजिक, ब्लो ऑफ स्टीम, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन इतना बुरा होने का मुझे नहीं पता था कि ये जो सब बुरा हुआ इसमें भी कुछ अच्छा मेरे साथ होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि छुपकर मेरे पास जो है ये ब्लेसिंग आई है। मैं तो सोचा सब कुछ बुरा ही होगा, लेकिन इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये नहीं हो सकता, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज की बात ही नहीं हो रही। ब्लो ऑफ स्टीम, ब्लो ऑफ स्टीम होता है किसी तरह से जो फ्रस्ट्रेशन है उसको वेंट आउट करना, किस तरह की जो इरिटेशन है उसको वेंट ऑफ करना। कि भाई स्टीम ब्लो ऑफ करने के लिए मैं जी रन पे चला गया, या स्टीम ब्लो ऑफ करने के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ। जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ? पेंटिंग कर रही हूँ, भाग रही हूँ, लड़ाई कर रही हूँ, वट एवर। मेक एंड्स मीट, किसी तरह से मैं गुजारा कर रही हूँ अपना। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं पूरा महीना, लेकिन फिर भी किसी तरह से आई एम मेकिंग एंड्स मीट। मैं दोनों सिरे जो है, पैसा जो है और अपना महीने का खर्चा जो है चला रही हूँ। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारा करना। तो ये तीनों नहीं है, सॉरी, ये तीनों नहीं है। ये है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, भाई अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो तुम्हें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तुमने करा है, अब उसको फेस भी करो ना। जो तुमने करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो अब तुमने कर लिया है तब उसको भरो भी। अब वो जो अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, जो रिजल्ट है तुम्हारी एक्शंस का जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस चीज को फेस करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब है एक चीज पर एक ही नजरिया होना। तो एक ही नजरिया होने का मतलब होता है टू अग्री। अब देखो ए का थ्री कहां पर है? ए का थ्री कहां पर है? डी ऑप्शन में है, बाकी किसी में है ही नहीं है, तो सिंपली बाकी सब एलिमिनेट हो जाता है। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब है बहुत खुश। आई एम ऑन क्लाउड नाइन टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून है एक रेयर इवेंट जो बहुत कम, वंस इन अ, अब कभी नीला चांद देखा है? नीला चांद बहुत रेयरली आपको आसमान में देखने को मिलेगा, बहुत कम आपको आसमान में देखने को मिलेगा, तो वेरी रेयरली। और पीस ऑफ केक होता है बहुत ही आसान काम। तो यहाँ पर एलिमिनेशन लगा के आप आराम से 2 सेकंड के अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, टाइम बचा सकते थे, राइट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एड फ्यूल टू द फायर। आग में घी डालना, एड फ्यूल टू फायर हिंदी में यही होता है, आग में घी डालना। इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? टू पोर घी टू द फायर। क्या लिटरली आप जाकर घी डाल रहे हो आग में? नहीं।
क्या आप गाड़ी की टैंक में जो है तेल डाल रहे हो? नहीं। क्या किसी को दुखी कर रहे हो? नहीं। आप एक ऑलरेडी बिगड़ी हुई सिचुएशन को और खराब कर रहे हो। एड फ्यूल टू फायर, आग ऑलरेडी लगी हुई है, एक सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, आप उसको और खराब करने के लिए उसमें घी डाल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो। दो लोगों की लड़ाई लगी हुई है और आप आकर जो है उनको और भड़का रहे हो ताकि वो और लड़े। ऑलरेडी सिचुएशन खराब है, लड़ाई हो रही है और आप भड़का रहे हो कि और ज्यादा लड़ाई लगे। तो एड फ्यूल टू फायर टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मीनिंग के साथ मैच करना है। ब्लू मून अभी ऊपर वाले सवाल में पड़ा, रेयर इवेंट। ए का 2 ऑप्शन कहां पर है देखा जाए। ए का 2 इस बार 2 में है, डायरेक्ट सवाल नहीं सॉल्व होगा। क्राई वुल्फ, कट टू द चेज, हिट द हे। क्राई वुल्फ होता है बेसिकली, क्या होता है? क्राई वुल्फ होता है रेज अ फॉल्स अलार्म, किसी चीज के बारे में गलत अलार्म उठाना। वो शेर आया वाली कहानी सुनी थी, शेर आ गया, शेर अगर जब असली में शेर आ जाता है। सो क्राई वुल्फ इज रेजिंग अ फॉल्स अलार्म। कट टू द चेज होता है कि भाई सीधा मुद्दे पर आओ, फालतू की बकवास मत करो, डोंट बीट अराउंड द बुश, बंडलबाजी मत करो, सिंपली कम टू द पॉइंट। सो सी का 3, तो सी का 3, ए का क्या था, ए का 2, सी का 3, ऑप्शन ए राइट। बी का 4 और हिट द हे होता है सो जाना। हिट द हे, मैं जो है भूसे में लेटा और मुझे नींद आ गई, हिट द हे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चंस जो है थोड़े से कंसेप्चुअल है। व्हाई? सिमिली क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, मेटाफर क्या है, ऑक्सीमोरॉन क्या है, ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले लिस्ट 1 देख लेते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हिज म्यूजिक वॉज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उसका जो म्यूजिक था वो रोशनी की तरह था, एट द एंड ऑफ द टनल पे जो रोशनी दिखाई देती है उसकी तरह था। शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल, जिस तरह से एक परी इनोसेंट मासूम होती है उसी तरह से ये भी इनोसेंट है। बी केयरफुल इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में केयरफुल होना। रन स्लोली, भागना लेकिन आहिस्ता। आहिस्ता कैसे भागा जाता है, या तो चल लो या तो भाग लो, भागना तो तेज ही होता है, राइट। और डी, मॉर्निंग ड्यू सिट्स ऑन द लीव्स क्वाइटली, मॉर्निंग ड्यू जो है जो ओस की बूंदें पड़ती हैं सुबह, वो पत्तों के ऊपर चुपचाप करके बैठी हुई है। तो पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सिमिली की अगर बात की जाए और मेटाफर की अगर बात की जाए, दोनों जो है कंपैरिजन के काम आते हैं, दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग। लेकिन फर्क क्या है, सिमिली जो है ये एक्सटर्नली कंपेयर करता है, इट इज एन एक्सटर्नल कंपैरिजन बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक एज या लाइक। he is as cool as a cucumber, he is like a fierce lion watching over his children। तो की तरह है, नहीं है, की तरह है, तो एक्सटर्नली आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन मेटाफर में आप इंटरनल कंपैरिजन कर रहे हो, इंट्रिंसिक आपका कंपैरिजन है। इंट्रिंसिक कैसे है, आप कह रहे हो वो है ही है। तो यहां पर अगर देखा जाए, शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल, वो एक परी की तरह ही मासूम है, परी नहीं है लेकिन उसकी मासूमियत एक परी के साथ कंपेयर की जा रही है, तो ये एक सिमिली है। एज या लाइक लगाकर हम एक एक्सटर्नल कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हिज म्यूजिक वॉज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, हमने उसके म्यूजिक को टनल के एंड वाली लाइट बोल दिया। कंपेयर तो कर रहे हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन इंट्रिंसिक कंपैरिजन है कि भाई म्यूजिक लाइट एट द एंड ऑफ टनल, दोनों चीज बराबर है। तो ये आपका मेटाफर है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एक कंपैरिजन एक्सटर्नल है, एक्सट्रिंसिक है, और दूसरा जो है इंट्रिंसिक है। पीछे बचे दो, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरॉन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग आइडिया को एक इंसान के साथ एक इंसान बना देते हो, उसमें जान डाल देते हो। मॉर्निंग ड्यू, सुबह की ओस, नॉन लिविंग थिंग है यार, उसको आपने बोला कि वो बैठी हुई है पत्तों के ऊपर बड़े शांत तरीके से, तो क्या मॉर्निंग ड्यू बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। आप उसको एक पर्सन की तरह, एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हो कि हाँ भाई बैठी हुई है। सो डी जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। एंड बी केयरफुल इन द प्लेग्राउंड, रन स्लोली इज एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है कि आप जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप उसको कह रहे हो भागना,
लेकिन आहिस्ते भागना। भाई भागना भागना होता है, भागने का मतलब ही होता है तेज, राइट। तो बेसिकली ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख कर जो मैच कर सकते हो, जो भी इसका ऑप्शन होगा, राइट। अगेन पोएटिक डिवाइसेस वाला क्वेश्चन है। हिज हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट, उसके बाल इतने काले हैं जैसे रात काली होती है। तो कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक कंपैरिजन हो रहा है, तो ये आपका सिमिली है। A3 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, A3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। मेटाफर क्या होगा, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ द पार्टी, वो पार्टी की राजकुमारी थी। क्या सच में राजकुमारी है, नहीं, लेकिन उसको आपका एक इंट्रिंसिक कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। The leaves waved at the blue sky, पत्ते जो है हाथ हिला रहे थे नीले आसमान को। पत्ते ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम यहाँ पे पत्तों को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। और पीछे बचा एलिटरेशन। एलिटरेशन बेसिकली क्या होता है, जब आपके क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स जो हैं, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स जो हैं, उनकी जो साउंड्स हैं आपके वो सिमिलर हैं। तो यहाँ पे डेविड्स डॉग ड्रैंक डेली वाटर, तो डॉग ड्रैंक डेली डेविड, तीनों जो है ड ड ड ड ड, तो इसको एलिटरेशन बोला जाता है। जब आपके दो या तीन कंटिन्यूअस वर्ड्स, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स जो हैं, उनकी जो साउंड है वो सेम रहती है, उनकी जो इनिशियल साउंड है, चाहे वो उनके शब्द कॉन्सोनेंट की साउंड हो, चाहे वो जो है आपकी किसकी साउंड हो, सिलेबल की साउंड हो, वो सेम रहती है, तो उसको एलिटरेशन बोला जाता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन पोएटिक डिवाइस, ये वाला आप करके बताइए। दे आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट, वो इतने अलग है जैसे रात और दिन। रात और दिन नहीं है, लेकिन उतने ही अलग हैं, तो ये क्या होगा, सिमिली होगा, बिकॉज हम एक्सट्रिंसिक कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। द कंप्यूटर्स एट आर स्कूल आर ओल्ड डायनासोर्स, जो हमारे स्कूल के कंप्यूटर हैं वो ओल्ड डायनासोर्स की तरह है, राइट। Even if you are a wise fool, you can show real potential. The land rejoiced when it was taken care of. लैंड जो है उसने रिजॉइस किया जब उसका ध्यान रखा गया, तो ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन, लैंड खुश हो गया, राइट। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए ऑक्सीमोरॉन क्या है और मेटाफर क्या है। मेटाफर है कंप्यूटर्स एट आर स्कूल आर ओल्ड डायनासोर्स, कंप्यूटर्स को ओल्ड डायनासोर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक कंपैरिजन है। एंड आप वाइज भी हो और आप फूल भी हो, तो आप ऑब्वियसली ऑक्सीमोरॉन हो, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। My love for you is as deep as the ocean. मेरा प्यार तुम्हारा लिए उतना ही गहरा है जितनी समुद्र की गहराई है। तो ये क्या पोएटिक डिवाइस हुआ, ये ऑब्वियसली आपका सिमिली हुआ। दिस इज योर सिमिली, जहां पर आप एक्सट्रिंसिकली जो है कंपेयर कर रहे हो। द कमेडियन वॉज सीरियसली फनी, सीरियस भी था और फनी भी था। भाई कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कैसे सीरियस भी कैसे हो सकता है, फनी एक साथ कैसे हो सकता है, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन। His words cut deeper than a knife. उसके जो शब्द थे ना, वो चाकू से भी ज्यादा गहरे लगे यार। चाकू तो नहीं लगा, बट चाकू से भी ज्यादा गहरे लगे। दिस इज अ मेटाफर, राइट। अगेन कंपैरिजन कर रहे हो उसके शब्दों का चाकू के साथ, लेकिन शब्दों को चाकू ही बुला रहे हो, इंट्रिंसिक कंपैरिजन। द विंड वॉज हाउलिंग इन द कोल्ड विंटर नाइट। अब विंड, हवा चल रही है, विंड ब्लो कर रही है, तो हाउलिंग का मतलब जोर जोर से वो जो फ्यू फ्यूश करके जो विंड ब्लो करती है, राइट। तो क्या सच में रो रही है, हाउलिंग का मतलब होता है रोना, तो क्या सच में रो रही है, नहीं, आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हो यहाँ पर, आप उसको ह्यूमन फॉर्म दे रहे हो कि भाई वो एक ऐसी एक्टिविटी करे जो इंसान करते हैं, जो जीवित लोग करते हैं, तो हाउलिंग इज पर्सोनिफिकेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं है किसी को क्लियर, प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल डिस्कस इट फर्दर। वैसे भी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना ही है। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। 5 आपको शब्द दे दिए गए हैं, 5 आपको पार्ट्स दे दिए, इसका सेंटेंस बनाओ। यूज मेक ऑफ योर गुड, यू शुड, क्या होना चाहिए, यू शुड, तुम्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेक गुड
यूज ऑफ योर टाइम। क्या ये सेंसिबल सेंटेंस है, इंटेलिजिबल सेंटेंस है? हाँ। क्या कोई और सेंटेंस बना सकते हो इससे? नो। यू शुड मेक यूज ऑफ योर टाइम गुड, नहीं। यू शुड योर ऑफ योर टाइम मेक यूज गुड, नहीं। तो इसका आंसर है ई, यू शुड मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, EBDAC, EBDAC, आंसर सी इसका सही ऑप्शन है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। क्लोथिंग बोथ यू दे हैव वार्म एंड ब्यूटीफुल गिवन। तो यहां पर दे हैव गिवन होगा पहला तो, सो दे हैव गिवन warm and beautiful clothing both you, no, they have given, okay, यू गिवन तो नहीं हो सकता, दे हैव गिवन ही आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैज या हैव या हैड लगता है। अगर हम टेंसेस की बात करें तो बेसिकली परफेक्ट टेंस लगेगा यहाँ पर, राइट। सो दे हैव गिवन इज करेक्ट। तो सी और ये आपको कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सी और ये मुझे बी और डी में दिखाई दे रहा है। अब वो कह रहा है या तो बी पहले आएगा या डी पहले आएगा। तो अगर बी पहले आता है तो आता है दे हैव गिवन यू, दे हैव गिवन यू। बी अगर पहले आ रहा है, ए क्लोथिंग बोथ वार्म एंड ब्यूटीफुल, और दूसरा सेंटेंस बनता है दे हैव गिवन वार्म एंड ब्यूटीफुल क्लोथिंग बोथ यू। तो इन दोनों ऑप्शन में से, ऑल्दो दोनों सेंटेंसेस सही नहीं है, देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर, तो इन दोनों सेंटेंसेस में से ये वाला ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है, ज्यादा क्रेडिबल है। क्या है? दे हैव गिवन यू क्लोथिंग बोथ वार्म एंड ब्यूटीफुल। उन्होंने आपको क्लोथिंग दी है, सुंदर भी है और गर्म भी है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने आपको क्लोथिंग दी है, सुंदर और गर्म दोनों चीजें हैं। तो ऑल्दो एरर है इस सेंटेंस में, गलत है ये सेंटेंस, बट दिस इज द मोस्ट इंटेलिजिबल रिस्पॉन्स विच यू कैन मेक आउट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, rearrange a jumbled group of words to make a meaningful sentence. Again, reason 2 given distrust her, she hasn't us any. Okay, तो बेसिकली डिस्ट्रस्ट की बात हो रही है, तो अगर मैं स्टार्ट करूं, she hasn't given us any reason to distrust her, right? उसने हमें कोई रीजन नहीं दिया कि हम उसे डिस्ट्रस्ट करें। तो DBAEAC ऑप्शन सी, right? Option C. She hasn't given us any reason to distrust her. This is the most comprehensible sentence, meaningful sentence you can make out of it. Again, jumbled sentence देखते हैं. Given out the at 9 o'clock papers were examination. The examination papers were given out at 9 o'clock. 9 बजे एग्जामिनेशन के पेपर जो है बांट दिए गए थे। BEDAC ऑप्शन डी, द मोस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस यू कैन मेक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन वर्बल एबिलिटी चेक होगी। रिलेशन जो है सिमिलर, आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना है जहाँ पे सिमिलर रिलेशन जो है दर्शाया जाएगा। तो प्रॉमिस को फुलफिल किया जाता है, प्रॉमिस को पूरा किया जाता है, वादे को पूरा किया जाता है। वादा तो टूट जाता है नहीं है, वादा जो है निभाया जाता है, राइट। तो फ्रीडम डिफीट नहीं, फ्रीडम आजादी का मतलब हारना नहीं है। कन्फेशन क्राइम, किसी चीज को अगर आप कन्फेस करो तो वो गुनाह नहीं है, नहीं। क्राइम का कन्फेशन हो सकता है लेकिन कन्फेशन का क्राइम नहीं हो सकता। लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, विन और विक्ट्री एक ही बात है, तो इसका ऑप्शन है सी। लॉ को इन्फोर्स किया जाएगा, जैसे प्रॉमिस को फुलफिल किया जाता है, पूरा किया जाता है, वैसे ही लॉ को जो है लागू किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, फ्लीट और ट्रक्स के बीच में जो रिलेशन है वो डैश और टीचर्स के बीच में है। अगर यहाँ पर आप देखिए, ट्रक्स और ग्रुप ऑफ ट्रक्स को फ्लीट बोला जाता है, दिस इज द कलेक्टिव नाउन एंड दिस इज योर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है ट्रक्स, और इसके होमोजेनियस ग्रुपिंग को
फ्लीट बोला जाता है, कलेक्शन को जो है फ्लीट बोला जाता है। आप में से जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा होगा, कलेक्टिव नाउन मैंने पढ़ाए हैं क्लास में, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, दोबारा से कवर कर लेंगे। कॉमन नाउन का जो एक होमोजेनियस ग्रुप बनता है, जो सिंगुलर होता है, उसको फ्लीट बोला जाता है। ट्रक्स के कॉमन नाउन को, बेसिकली ट्रक्स के ग्रुप को, होमोजेनियस ग्रुप को जो है फ्लीट बोला जाता है। तो टीचर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? स्टूडेंट बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। ग्रुप बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। फ्री बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। टीचर्स के ग्रुप को फैकल्टी बोला जाता है। सो फ्लीट इज टू ट्रक्स एज फैकल्टी इज टू टीचर्स। टीचर्स का ग्रुप फैकल्टी होता है, जैसे ट्रक्स का ग्रुप फ्लीट होता है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट वन। डिप्लीट होता है डिक्रीज, डिप्लीट होता है घटना, तो डैश होता है अवॉइड। इंक्रीज होता है अवॉइड? नहीं। शन होता है अवॉइड, रिसीव होता है अवॉइड, मिस होता है अवॉइड। शन होता है धुतकारना, इसका ऑप्शन होगा शन, रिसीव नहीं होगा। डिप्लीट और डिक्रीज का मतलब सेम है। डिक्रीज होता है कम होना, डिक्रीज भी होता है कम होना। अवॉइड होता है किसी चीज को निग्लेक्ट करना, किसी चीज को जो है उस पर ध्यान नहीं देना। शन का भी वही मतलब होता है, किसी चीज पर ध्यान नहीं देना। राइट, तो इसका आंसर है शन। इंक्रीज होता है बढ़ना, रिसीव होता है मिलना, मिस होता है छूट जाना। तो तीनों वर्ड जो यहाँ पे फिट नहीं होते। शन फिट्स द बेस्ट। From the given pair of words, choose the pair which carries the same relation as foundation carries with house. घर नींव पे बनता है, एक नींव होगी, सॉलिड नींव होगी तभी घर खड़ा होगा। पेन स्टैंड पे बनता है? नहीं। स्कैफोल्ड हिंज पे बनता है? नहीं। हिंज स्कैफोल्ड के ऊपर बनता है, स्कैफोल्ड हिंज के ऊपर नहीं बनता। पेपर वुड के ऊपर बनता है? नहीं। स्टैचू जो है पेडेस्टल के ऊपर बनता है। स्टैचू का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे पेडेस्टल बोला जाता है, और उसके ऊपर जो है आपका स्टैचू जो है खड़ा किया जाता है, तो पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू बनता है, जैसे घर जो है फाउंडेशन के ऊपर बनता है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। वर्ड दिया गया है, मीनिंग दी गई है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। आपने रेफरेंसेस दिए हैं, एंड आप जब आप एंड कर रहे हो किसी बुक का या किसी भी रिसर्च का, तो एंड में आप बताओगे आपने कौन कौन से सोर्सेज जो है रेफर करे, किसका पेपर रेफर करा, किसकी किताब रेफर करी, किसका चैप्टर रेफर करा, दैट इज बिब्लियोग्राफी। सीज्मोग्राफी क्या होता है? सीज्मिक, सीज्मिसिटी, समथिंग टू डू विद अर्थक्वेक्स, आपकी अर्थ मूवमेंट्स के साथ रिलेटेड है। साइंटिफिक मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक। पीछे बचा बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होता है किसी की लाइफ का रिटन अकाउंट देना, किसी की जिंदगी के बारे में लिखना। और ऑटोबायोग्राफी होता है कि मैं खुद के बारे, खुद से ही खुद की जिंदगी के बारे में लिखूं, सेल्फ रिटन अकाउंट। तो ऑटोबायोग्राफी एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ, और बायोग्राफी होता है एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। ऑटो खुद से मैं अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहा हूँ, बायोग्राफी कोई और मेरी जिंदगी के बारे में लिख रहा है। तो गांधी का माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन अगर मैं तुझके क्या कहते हैं एन ए अकबरी की बात करूं तो वो एक बायोग्राफी है, वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है। तो ऑप्शन से आप मैच कर सकते हो जो भी है। वर्ड्स एंड मीनिंग्स, लॉट ऑफ फोकस ऑन वोकैबुलरी पोर्शन यहाँ पर। हॉबल, स्ट्राइड, ट्रैम्पल, ट्रेड। हॉबल का मतलब होता है अनस्टेडीली चलना, डिफिकल्टी के साथ, दिक्कत के साथ चलना। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे लंबे स्टेप्स के साथ, पर्पस के साथ चलना, वॉक पर्पसफुली विद लॉन्ग स्टेप्स। ट्रैम्पल होता है किसी चीज को जो है पाँव के साथ जो है कुचल देना, तो वॉक सो एज टू क्रश समथिंग अंडर फुट। और ट्रेड होता है बहुत ही ध्यान लगाकर किसी चीज पे चलना, यू हैव टू ट्रेड केयरफुली। यहाँ पर इस रास्ते पे तुम्हें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, बहुत आराम से चलना पड़ेगा, तो वॉक स्लोली एंड स्टेडीली। तो अगेन ऑप्शंस देख लीजिएगा, ए का 2, बी का 3, ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, again word and meaning. Critic documentary contemporary serenity. Serenity जो है, डॉक्यूमेंट्री जो है एक ऐसी पिक्चर होती है जो रियल लाइफ या रियल पीपल और इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है, फिक्शनल नहीं होती। तो बी का 4। अब अगर हम ऑप्शंस देखें, बी का 4 कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में।
तो कहीं ना कहीं एकदम से एलिमिनेशन से हो जाएगा, बाकी चीजों के बारे में पता हो या ना हो। बट फिर भी क्रिटिक होता है एक पर्सन जो इंगेज होता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट। कंटेम्प्रेरी होता है लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। मेरा कंटेम्प्रेरी, बुद्धा जो है महावीर के कंटेम्प्रेरी थे, तो वो दोनों सेम पीरियड में जो है रहते थे, जीवित थे। और सिरेनिटी का मतलब होता है शांति, कामनेस, पीसफुलनेस। तो स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल इज सिरेनिटी। ठीक है, अगेन वर्ड एंड मीनिंग। रिस्ट्रिक्ट, रिजॉइस, रिफ्रेन, रिजेक्ट। रिजेक्ट क्या होता है? मना कर दो, मना कर दो। तो डिसमिस एज इनएडिक्वेट। रिस्ट्रिक्ट क्या होता है? भाई मेरे पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, बहुत सारी रोक टोक लगाई गई है, लिमिट लगाई गई है। रिजॉइस क्या होता है? रिजॉइस क्या होता है? रिजॉइस होता है टू फील और शो ग्रेट हैप्पीनेस। अरे शी रिजॉइस्ड इन हैप्पीनेस, शी रिजॉइस्ड ऑन क्लियरिंग द एग्जाम। उसने बहुत खुशी मनाई कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया है। सो रिजॉइस टू फील और शो ग्रेट हैप्पीनेस। रिफ्रेन, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। रिफ्रेन फ्रॉम योर हैबिट्स, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तो स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो मैच कर लेते हैं, ए का 1, बी का 2 और सी का 4। ये रहा, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। राइट, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ब्लैंक दिया गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है आपने। अगेन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। बॉटनिस्ट से दैट बॉन्जाई आर डैश ट्रीज ग्रोन इन अ पॉट। बॉटनिस्ट कहते हैं कि बॉन्जाई डैश ट्रीज हैं ग्रोन इन अ पॉट। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे पता है ट्रीज जो है मेरा नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन से पहले जो भी शब्द लगता है वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। तो ऑर्नामेंटली, ऑर्नामेंटली, ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल, ये तो स्पेलिंग गलत है। ऑर्नामेंटल्स नहीं लग सकता क्योंकि ऑलरेडी ट्रीज लगा है, तो ये प्लूरल है तो इसके आगे एडजेक्टिव प्लूरल नहीं लगेगा कभी भी। ऑर्नामेंटली जो है बेसिकली ये नहीं, एक एडजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बचा था ऑर्नामेंटल। बॉटनिस्ट से दैट बॉन्जाई आर ऑर्नामेंटल ट्रीज ग्रोन इन अ पॉट। ट्रीज आपका नाउन, ट्रीज से पहले, नाउन से पहले लगने वाला शब्द हमेशा विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, जो कि नाउन को describe करता है. It works as a descriptive word for the noun. So that is your ornamental. Prepositions, sorry, राइट, सॉरी वो लेक्चर थोड़ा सा बीच में बंद हो गया था, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी। सो the next question is on prepositions. Fill in the blanks with appropriate prepositions from the options given below. Our plane stopped dash Mumbai dash way to Iran. हमारा प्लेन जो है मुंबई में रुका जब वो ईरान जा रहा था। तो में रुका जो होता है हमेशा यहाँ पर में जो है इन से दिखाया जाता है। दिस इज, यहाँ पे इन जो है प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन का काम कर रहा है। ऑन द वे टू ईरान, कहाँ जा रहा था? ईरान के रास्ते में। अगेन ऑन जो है बेसिकली यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन की तरह इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा बी। राइट, moving on to the next question. Fill in the blank with appropriate preposition from the options given below. Open the book dash page number 35. किताब खोलो पेज नंबर 35 पे। टू,
यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा 2। किताब किस पे खोलो? 2 पेज नंबर 35, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the last question for the English paper. Fill in the blank with appropriate word from the options given below. The digital era provides the opportunity to utilize data dash to measure and monitor the impact of various initiatives. तो क्या कह रहा है? डिजिटल एरा में हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो डेटा डैश है उसको हम इस्तेमाल कर सकें मेजर करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए वेरियस आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं उसका इम्पैक्ट मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स जो है, डेटा एनालिटिक्स इज अ टर्म काफी न्यूज में भी है, काफी वोग में है, तो यहाँ पे वो आएगा डेटा एनालिटिक्स, राइट। ना ही एनालिटिकल, ना ही एनालिटिकल्स, ना ही एनालिटिक, एनालिटिक्स। सो दिस इज अबाउट द पेपर जो पिछले साल पूछा गया था CUET में। रिलेटिवली सिंपल पेपर था और अगर आप देखें तो फोकस जो ज़्यादा है पेपर का वो आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पर है, राइट। एक बार सिलेबस पर भी जो है नज़र मार लेते हैं। सो अगर सिलेबस देखा जाए, यहाँ पे इन्होंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेंशन करा है। 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस जो है पूछे जाएंगे, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। फैक्चुअल और नैरेटिव का एग्जाम्पल हमने आज देखा, राइट। फिर आपकी वर्बल एबिलिटी है, कौन सा वर्ड यहाँ पे बेटर फिट होगा आपका। बेसिकली दिस इज समथिंग विच इज अक्वायर्ड एंड विच यू हैव टू बिल्ड ओवर टाइम, तो आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, अगेन वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस। रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सारा आपका CUET का सिलेबस है। मोर ओवर इन एडिशन टू दिस हमने पेपर में देखा कि काफी सारे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे प्रेपोजिशंस जो है उसके बेसिक्स जो है पूछे गए थे। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस के थे। मोर ओवर आपके एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो ये जो आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी जो आपने सॉल्व करने हैं, कहीं ना कहीं दे आर रिलेटेड टू योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको पता होगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे फिट होगा तो आपके लिए आंसर जो है एलिमिनेट करना, आंसर है जो आइडेंटिफाई करना बहुत जो है आसान हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं वो आपकी एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, राइट। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, इन द कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन आपको ग्रेड किस पे किया जाएगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज पे, उसके कोर आइडिया पे और मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स यूज इन द पैसेज। आप किस तरह से उस पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, किस तरह से उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो निचोड़ है उसको पकड़ रहे हो और किस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए गए उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो। ग्रामर कंपोनेंट में आपके ग्रामेटिकली फॉल्टी सेंटेंसेस ठीक करने के लिए आ सकते हैं। फिलिंग इन ब्लैंक्स आ सकते हैं प्रॉपर वर्ड्स एंड सो ऑन के साथ। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अगेन आपकी मास्टरी देखेगा, समथिंग अगेन विच इज अक्वायर्ड। प्रैक्टिस वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग पार्ट, सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। तो बेसिकली हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हर लेक्चर में बिगिनिंग में हम रोज के जो है 5 से 10 नए वर्ड्स जो है पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट 5 to 10 न्यू वर्ड्स, जिसमें हमारे वर्ड्स भी इंक्लूडेड होंगे, हमारे इडियम्स भी इंक्लूडेड होंगे और हमारे फ्रेजेस भी इंक्लूडेड होंगे, राइट। 5 से 10 और उसके बाद जो है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहां पर आपको मैं नाउन्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, ताकि जो आपके बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जिसको इवान कैप भी कहा जाता है। इंटरजेक्शंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, नाउन्स, कंजंक्शंस, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस एंड प्रोनाउंस, ये 8 पार्ट्स, आपके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसको हम कवर करेंगे इन एडिशन टू आर्टिकल्स, टेंसेस, राइट। टेंसेस जो है वर्ब्स के साथ ही कवर हो जाएंगे। तो आई होप आज के पेपर में आपको कोई डाउट नहीं था। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल रिज्यूम थ्राइस अ वीक। एंड हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम इंग्लिश के जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हैं और ट्रिक्स हैं उनको जो है मास्टर कर सके, सो दैट आपके आने वाले एग्जाम में, इम्पेंडिंग एग्जाम में जो है आपकी एक्यूरेसी और आपका स्कोर जो है इम्प्रूव हो सके, सो दैट यू कैन गेट अ गुड कॉलेज एंड अ कॉलेज ऑफ योर चॉइस, राइट। So happy learning, hope to see you all soon. Take care, have a good day, bye.